हेलो डियर स्टूडेंट, हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो था इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। हम अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखने से पहले हम एक ज़रूरी टर्म देखेंगे और वो है लीनियर मोमेंटम। ठीक है ना। इसके बाद हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। देखिए लीनियर मोमेंटम का देखो, सबसे पहले हम इसको डिनोट करेंगे स्मॉल पी के साथ। स्टैंडर्ड है ये थ्रू आउट पूरी फिजिक्स में, जहाँ स्मॉल पी हम लिखेंगे लीनियर मोमेंटम को डिनोट करेंगे। अब देखिए लीनियर मोमेंटम क्या है, वो क्वांटिटी जो किसी भी बॉडी के मोशन को एक्सप्रेस करती है और उसका जो मोशन है वो हमेशा किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है, मास एंड इट्स वेलोसिटी। यानी कि लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी विद द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब एक चीज़ सोचो यहाँ से, वेलोसिटी इज इट ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? आप क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी सर। चलो वेक्टर। मास स्केलर और वेक्टर, आप कहेंगे स्केलर क्वांटिटी सर। और मैंने आपको प्रोडक्ट रूल में बताया था वेक्टर्स के कि जब कभी भी किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी क्या आता है, वेक्टर। तो जो लीनियर मोमेंटम है ये क्या है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना। अब देखिए, अब ये आ गया मेरे पास में P इजिकल्स टू एम इंटू में V, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। चलो ज़रा इसकी SI यूनिट की बात करते हैं। SI यूनिट मास की क्या हो जाएंगी, किलोग्राम, वेलोसिटी की क्या हो जाएंगी, मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसकी SI यूनिट। डायमेंशंस निकाल लेते हैं। मैं डायमेंशंस यहाँ निकाल करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि डायमेंशंस आप इजीली निकाल सकते हो। मास के हो जाएंगे m, वेलोसिटी LT माइनस 1, MLT माइनस 1। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, तो ये तो था लीनियर मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास विद इट्स वेलोसिटी mv। अब देखिए न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है इफ़ वी अप्लाइड एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी देन दैट फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। अब यहाँ ये समझने की बात है, मैं यहाँ मैथमेटिकली लिख देता हूँ। क्या कहता है, अप्लाइड फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि dp/dt रेट ऑफ चेंज को इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको कुछ ऐसे समझो, मान लीजिए मैं नॉर्मली जा रहा हूँ, पीछे से मुझे कोई धक्का दे देता है। धक्का देते ही क्या होगा, मैं आगे की तरफ मेरी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इनकी पीछे वाला जितनी ज़ोर से धक्का देगा मैं आगे की तरफ उतनी ही ज़ोर से जाऊँगा। तो धक्का दे रहा है तो मेरे ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स बॉडी का किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मेरी वेलोसिटी बदल रही है, मास मेरे पास है ही, मास इनटू में वेलोसिटी किसको रिप्रेजेंट करती है, लीनियर मोमेंटम को। तो एक्सटर्नल फोर्स जो भी अप्लाइड होगा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके कांस्टेंट, यहाँ पर उसकी वैल्यू होती है 1, तो फोर्स बराबर हो जाएगा dp/dt। एक फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ का। अब मैं न्यूटन सेकंड लॉ का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो है वो डिराइव करने जा रहा हूँ। देखिए फोर्स बराबर हो जाएगा d/dt। मोमेंटम को क्या लिख सकता हूँ मैं, m इंटू में v लिख दिया मैंने। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ बिकॉज मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू में वेलोसिटी। अब देखिए ये प्रोडक्ट हो रहा है तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, f इज इक्वल्स टू u इंटू वी क्या कहता है, फर्स्ट में m एज इट इज़ dv/dt आ जाएगा, प्लस में अगले में v एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ u dm/dt आ जाएगा। तो ये जो मेरा फॉर्मूला है ये है मेरा न्यूटन्स का सेकंड लॉ रियलिटी में। अब आप कहेंगे सर हमने तो पढ़ा है फोर्स एक्सटर्नल बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो फॉर्मूला है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, ये एक स्पेशल केस है किसका, ऊपर वाले फॉर्मूले का। अभी हम चलो ज़रा एक देख भी लेते हैं स्पेशल केस। मैं यहाँ पर एक स्पेशल केस मेंशन कर देता हूँ। अब मेरा ये स्पेशल केस क्या कहता है, देखिए मेरा स्पेशल केस कहता है इफ़ मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, अगर मेरा मास कांस्टेंट है तो। अब ज़रा ये फॉर्मूला देखो, F बराबर है m dv/dt प्लस v इंटू dm/dt। अगर मास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो dm/dt मेरा क्या बन जाएगा, 0। तो मेरे पास में F बराबर आ जाएगा
किसके बराबर आ जाएगा, m इंटू में dv बाई dt के। और मुझे पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, तो मेरा फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, मास इंटू में एक्सेलरेशन। यहाँ से आया है ये, तो ये एक स्पेशल केस है सिर्फ, ठीक है ना। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt। ये सिर्फ एक स्पेशल केस है और कुछ भी नहीं, ठीक है। रियल फॉर्मूला है ये। अब मैं क्यों इसको बार बार रियल बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा सोचो, इसको ऐसे समझो। मान लीजिए आप एक बाइक पे जा रहे हो, ठीक है ना। अब जैसे ही आप उस बाइक की रेस देते हो, एक्सेलरेट उसे करते हो, तो उसको एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, उसका मोमेंटा चेंज हो रहा है। पर साथ में उस बाइक का पेट्रोल बर्न हो रहा है, तो बाइक का मास भी क्या हो रहा है, मास भी तो चेंज हो रहा है। तो बाइक का मास भी चेंज हो रहा है और बाइक की वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। दोनों चीज़ें वेरिएबल हैं। अगर दोनों चीज़ें वेरिएबल हैं तो आप फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें तो हमने क्या माना है, मास इज कांस्टेंट। पर रियलिटी में मास भी बदल रहा है और वेलोसिटी भी बदल रही है, तो यहाँ पर देखना ये लगेगा आपका, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर दूँ, ठीक है। ये एक स्पेशल केस है, कब, अगर कह दूँ कि मास मेरा क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ। एक चीज़ और देखना बेटा, एक नोट और डाल लेना आपने, मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ। ये नोट क्या कहता है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ ऑफ मोशन, कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वही रियल लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट और थर्ड लॉ इसी से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अब फर्स्ट लॉ की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब एक बात देखो, न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स बराबर है mv बाई डी बाई डी टी, ठीक है ना। ये अगर मेरा F एक्सटर्नल जीरो है तो यहाँ से मेरी वेलोसिटी भी क्या आएगी, ज़ीरो। यानी कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे तो वो रेस्ट में रहेगी जब तक कि हम एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो मेरी वेलोसिटी भी क्या हो गई, चेंज होगी। और ये क्या कहता है, कौन सा लॉ है ये आपका न्यूटन का कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ है, ठीक है ना। इसी तरह से हम न्यूटन का थर्ड लॉ भी निकाल सकते हैं सेकंड लॉ की हेल्प से ही। तो इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ नोट डाल करके कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है दैट इज़ योर रियल लॉ ऑफ मोशन। बाकी फर्स्ट और थर्ड इसी से डिराइव आप कर सकते हो। चलिए अब न्यूटन थर्ड लॉ की हम बात करते हैं। देखिए थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के लिए हमेशा ही एक इक्वल और अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मेरे पास में मान लीजिए एक बुक यहाँ इस टेबल पे रखी हुई है, तो बुक इस टेबल के ऊपर एक एक्शन कर रही है और टेबल इसके ऊपर क्या कर रही है, एक रिएक्शन कर रही है, ठीक है ना। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, तो जितना एक्शन करेंगे उतना ही रिएक्शन होगा। तो एक्शन अगर mg हो रहा है तो ये भी एक फोर्स है, फोर्स ऑफ एक्शन लिख देता हूँ। किसके बराबर है, फोर्स ऑफ रिएक्शन के। पर डायरेक्शन क्या अपोजिट है तो नेगेटिव साइन लगा देता हूँ। देख लो फोर्स की जगह जिक्र आ जाए न्यूटन सेकंड लॉ का जिक्र आता है, इसका मतलब है न्यूटन सेकंड लॉ हमारा थर्ड भी निकाल सकते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ है, इस पर भी एक नोट डाल लेना बेटा, बहुत ज़रूरी है ये कंसेप्चुअल एनालिसिस के लिए। एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसिल आउट ईच अदर। बहुत ज़रूरी बात है ये। एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते। आप यहाँ पर इस बुक के ऊपर ये नहीं कह सकते कि इसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो है, गलत है ये कहना, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन लग रहे हैं। आप ये नहीं कहोगे जितना नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर, ये गलत है। एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं, बिकॉज क्यों नहीं करते अब ये देखते हैं। दे ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज़, क्योंकि वो हमेशा ही अलग अलग बॉडीज़ पे एक्ट करते हैं। इसको समझते हैं इसी एग्जांपल से। देखो ये मेरे पास में एक टेबल होगी, यहाँ पर मैंने एक बुक रख दी, ठीक है ना। अब देखिए बुक ने टेबल के ऊपर एक एक्शन किया mg, टेबल ने इसके ऊपर क्या किया, एक रिएक्शन कर दिया।
और ये रिएक्शन है मान लीजिए R। अब देखो अलग अलग अगर मैं बनाता हूँ तो टेबल के ऊपर तो लग रहा है mg एक्शन, एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। और टेबल बुक के ऊपर क्या लगा रही है, एक रिएक्शन, तो रिएक्शन किसके ऊपर जा रहा है, रिएक्शन जा रहा है ऑन द बुक। एक बात बताओ, एक्शन तो लग रहा है टेबल पे और रिएक्शन हो रहा है बुक पे, बेशक से इक्वल एंड अपोजिट है, पर कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग बॉडीज़ पे लग रहे हैं। एक्शन फ्लोर पे हो रहा है और रिएक्शन बुक पे हो रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे इसके एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आप व्हीकल को रोड पे चलाते हैं तो टायर क्या करते हैं, रोड के ऊपर एक एक्शन करते हैं पीछे की तरफ, रोड टायर के ऊपर एक रिएक्शन करता है आगे की तरफ, जिसकी वजह से व्हीकल आपका आगे चला जाता है, ठीक है ना। तो बेटा ये था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये थोड़ा सा फंडामेंटल था। कल हम हो सका तो न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट करेंगे अपना NLM का। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।